नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश कसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हैं मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। आज के दिन हम देखने वाले हैं 13 दिसंबर की शिफ्ट 3 आज हम शुरू करने वाले हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। शिफ्ट 2 के कल हमने 20 क्वेश्चन पूरे कर दिए थे और वो पूरे के पूरे क्वेश्चन के समाप्त हो गए। आज से हम देखेंगे शिफ्ट 3। ठीक है, तो 5 सेट हम लोग ने टोटल अभी तक लगा लिए हैं। 12 दिसंबर की तीनों शिफ्ट और 13 दिसंबर की 2 शिफ्ट देख चुके हैं। ठीक, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं वो लोग पेन और पेपर जरूर लेके बैठा करें, पेन और नोट्स, और जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं उनको जरूर पेन में नोट किया करें, जिससे कि जो आप उसको रिटेन कर सकें वो ज़्यादा दिन तक रिटेन रह पाएगा आपके लिए। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन जो हम यहाँ पर कराते हैं सिर्फ उस पर डिपेंड मत रहा करें। हम जो एक्सप्लेनेशन समझाते हैं उसको ध्यान से समझा करें, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन हम समझाने की कोशिश किया करते हैं। ठीक है, एक बात और, आरआरबी एनटीपीसी का आज आपको आंसर की रिस्पांस मिल गया होगा, उसको मिला लीजिए। और कई लोग के मन में होगा कि कितना कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, तो जनरल के लिए हम आपको बता दें, अगर आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं या 60 क्वेश्चन निगेटिव उठाने के बाद अगर 60 पहुंच रहे तो ये मान चलिए आप सेफ जोन में आ चुके हैं। ठीक है, और आपको आरआरबी एनटीपीसी 2 की तैयारी, सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हम लोग ने एनटीपीसी की तैयारी करवाई थी, आप चैनल पर पुराने वीडियोस देख सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और आई होप कि बहुत लोगों का ये पेपर निकल गया होगा। जिसका निकल गया बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे के लिए सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दी है, उसकी भी शुरू कर दीजिए। यूपीएसआई चल रहा है, यूपीएसआई मतलब सेम टू सेम लेवल है लगभग लगभग। तो बट मतलब आपको अगर सेफ जोन जाना है, आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं, तो आपके लिए हमने बता दिया 60 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं निगेटिव हटाकर, तो आप सेफ जोन में आ चुके हैं और आप तैयारी शुरू करिए। जनरल की बता रहे हैं, बाकी सब ओबीसी एससी तो इसके नीचे ही आ जाएंगे, तो सारे के सारे कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक, तो इस हिसाब से आप बिल्कुल इसको मान लीजिए और तैयारी में लगे रहिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला। देखिए 2017 का है तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसको नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो केसी एफ्लेक्स थे, लेकिन इस बार का किसको मिला वो देखिए। 2021 का ये अभी अभी अप्रैल में दिया गया था। तो देखिए 3 चीज आपको याद होनी चाहिए। एक तो होता है मूवी के लिए किसको मिला, बेस्ट मूवी के लिए, फिर बेस्ट एक्टर के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। 3 चीज आपको पता होनी चाहिए। तो बेस्ट मूवी मिली है देखिए किसको, नोमाडलैंड को। बेस्ट पिक्चर के लिए मिला है नोमाडलैंड को अवार्ड, ऑस्कर का 2021 का हम बता रहे हैं। ठीक है, ये नाम याद कर लीजिए, जब उसमें पूछा गया था, इस बार भी हो सकता है पूछा जाए। अब देखिए इसी मूवी के लिए इनको जो एक्ट्रेस थी इन्हीं को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है इनको। इनका नाम है फ्रांसिस, यहाँ पर लिख देते हैं हम, फ्रांसिस मैकडोरलैंड। इंग्लिश में लिख देते हैं, जल्दी हो जाएगा। मैकडोरलैंड, फ्रांसिस मैकडोरलैंड। कोई भी एक वर्ड याद भी रहा आपको तो हिट हो जाएगा। फ्रांसिस भी याद रहा तो भी हिट हो जाएगा, और मैकडोरलैंड भी याद रहा तो ये हिट हो जाएगा। तो इसको इनको किस मूवी के लिए मिला है, नोमैडलैंड के लिए मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, और नोमैडलैंड को मिला है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड। अब आते हैं बेस्ट एक्टर की अवार्ड। तो बेस्ट एक्टर मिला है एंथोनी हॉपकिंस को। क्या नाम है, एंथोनी हॉपकिंस। इनको किस मूवी की मिला है, द फादर के लिए मिला। द फादर नाम की एक मूवी में इन्होंने बेस्ट एक्टिंग की थी, उसके लिए मिला इन्हें ऑस्कर 2021, एंथोनी हॉपकिंस। तो ये 3 चीजें आप याद रखिएगा, नोमैडलैंड, फ्रांसिस मैकडोरलैंड और एंथोनी हॉपकिंस। ये 3 नाम याद रखिएगा 2021 के लिए। और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाता है, खासकर की बेस्ट पिक्चर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड खास करके पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द भेदिया लेन देन या इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट में, तो हालांकि ये इलीगल है, होती है, मतलब उसको ऐसा मत समझिए कि होती है, इलीगल है। बहुत सारे केस पड़े, सबके खिलाफ केस होते रहते हैं, सब लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि मान लीजिए आप किसी, मान लीजिए कंपनी इन्फोसिस, ठीक है, आपका यहाँ पर कोई एक बंदा वर्क करता है, कोई भी एक ऐसा बंदा जिसको आप जानते हैं, उसको आप थोड़ा बहुत घूस दे देते हैं, वो आपकी खुफिया जानकारी इन्फोसिस की आपको दे देता है कि भाई इन्फोसिस को नया प्रोजेक्ट मिल गया, अब इसकी ग्रोथ होने वाली है, या अंदर कुछ कुछ अनबन हो गई या कुछ नुकसान हो गया, अब डाउन होने वाली है इन्फोसिस, वो आपको बाहर बता देता है। उस हिसाब से आप शेयर खरीद लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या समय रहने पर पहले ही बेच देते हैं जब खराब सिचुएशन आने वाली है। इस तरह आप मुनाफा बहुत सारा कमा लेते हैं। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। ये इलीगल है पूरी तरह से इंडिया में। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। किससे संबंधित है, शेयर मार्केट से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विषय राज सूची के अंतर्गत आता है। देखिए हर हर सेट में ये क्वेश्चन आया है, इवन किसी किसी सेट में 2-2 बार क्वेश्चन आया है, राज सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का। हमने कई बार आपको रिपीट भी किया है। कल हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था
कमेंट में आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, देना शुरू करिए। देखिए आप लोग के लिए फायदेमंद है शेड्यूल सॉरी, देखिए हम बीमार होते हुए आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट उसको आप रिस्पॉन्स भी करें। देखिए अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको ही मेहनत करनी है, क्योंकि पेपर अल्टीमेटली आपको ही निकालना है। तो लगे रहिए। देखिए शेड्यूल 7 में आता है आपकी ये सूची आती है कि किस सूची में कौन सा विषय रखा जाएगा। तो देखिए यूनियन लिस्ट आती है, संघ सूची। कल हमने आपसे पूछा था, हम आंसर बता देते हैं, आपने तो नहीं बताया। देखिए फिलहाल संघ सूची में 100 सब्जेक्ट हैं, पहले हुआ करते थे 97, ठीक है, बढ़ गए 3 सब्जेक्ट। अब बात करते हैं राज्य सूची या स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो इस समय 61 सब्जेक्ट है, पहले हुआ करते थे 66, 5 कम हो गए। और ये 5 कहाँ शिफ्ट हो गए हैं? कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में इस समय विषयों की संख्या है 52, पहले हुआ करती थी 47। तो ये 5 यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ये 3 नए बढ़ गए यूनियन लिस्ट के। कोई भी नया मुद्दा आता है वो यूनियन लिस्ट में चला जाता है। आर्टिकल, अच्छा आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि आप इनकी आर्टिकल बताइए। चलिए 2 के आर्टिकल हम बता देते हैं। 256 का है और ये 258 पे आता है। आप ये बताइए कि स्टेट लिस्ट किस में आएगा, ठीक है। 258, 256 2 आर्टिकल हमने बता दिए, स्टेट का आप बताइएगा, ठीक है। तो ये आज कमेंट जरूर करिएगा, इससे आपका रिवीजन होता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इनके अलग वीडियो बना दें पूरा इस पर, शेड्यूल पर और ये लिस्ट पर, और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन में आते हैं, जैसे भूमि और भवन किस पर आएगा, ये सब अगर आप चाहते हैं अलग से वीडियो बना दें तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अलग से आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। तो आपको इसमें बताना है राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। भूमि और भवन पर कर, वैसे तो पहले ही सही लग रहा है। भूमि और जो भवन होता है ये राज्य सूची के अंतर्गत ही कंप्लीटली आता है। श्रमिक और औद्योगिक श्रमिक विकास ये दोनों में आता है, समवर्ती में आता है। रोजगारी बेरोजगारी समवर्ती सूची का है। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि राज्य और संघ दोनों के अंतर्गत आता है। अच्छा ये ऐसा नहीं कि आपको रटना पड़ जाता, कई बार आप इसको समझ करके भी कर सकते हैं। देखिए रोजगार, जैसे आप रोजगार अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राज्य का भी सब्जेक्ट, राज्य की भी जिम्मेदारी है और सेंटर की भी जिम्मेदारी है। जनसंख्या नियंत्रण राज्य की भी जिम्मेदारी है और सेंटर की भी जिम्मेदारी है। श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद, सेम दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो भूमि होता है और भूमि पर कर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट की जमीन, स्टेट का मुद्दा होता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत ये आता है भूमि और भवन पर कर, ठीक। तो ये सारी चीजें आप अलग से नोट कर लीजिएगा, याद नहीं तो याद कर लीजिए, ऐसे ही हम आपको रिवीजन कराते रहेंगे और आपको याद होता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। देखिए आपको पता है कि 1956 में हमारे यहाँ पूरा मतलब राज्यों का बंटवारा हुआ था, अलग अलग नाम रखे गए थे, बहुत सारे राज्यों को तोड़ा गया था। तो किस आधार पर किया गया था? तो ऑप्शन है आपके सामने, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, भौगोलिक समानता, संसाधन आवंटन, भाषागत एवं सांस्कृतिक एकरूपता की प्रशासन की सुविधा। तो देखिए बहुत लोग को आई होप इसका आंसर भी पता होगा, नहीं पता तो इसको बता दें, इसका आंसर है भाषागत एवं सांस्कृतिक एकरूपता। आप देख सकते हैं आज जो भी राज्य हैं उनमें उसके अंदर लगभग भाषा सबकी सेम है, किन्हीं 2 भाषाओं को मिक्स नहीं किया गया है, और वहाँ की जो कल्चर है वो भी लगभग सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पंजाब, तो वहाँ पे सारे लोग क्या बोलते हैं, लगभग पंजाबी बोलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर हिंदी मिक्स कर देते या ऐसे जोड़ दिया जाता है जहाँ हिंदी लोग जानते हैं, और उनका कल्चर भी कैसा है पंजाबी वाला। ऐसे गुजरात मान लीजिए तो वहाँ के लोग गुजराती बोलते हैं, हरियाणा देख लीजिए। तो ये इस तरह करके, केरला हो गया, तमिलनाडु, इस तरह करके हम लोग ने राज्यों का पुनर्गठन किया था, भाषागत आधार पर, लैंग्वेज बेस पर किया था और कल्चर बेस पर किया था। इन दोनों आधार पर हमने 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया था। अच्छा आप बताएंगे कि ये जो राज्य, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बता देते हैं हम ही आपको, आप कमेंट कम करते हैं, आप फिलहाल यहाँ सीख लीजिए, वही अच्छा है फिलहाल आपके लिए। नोट्स बनाते रहिएगा, बट ये आपको पेपर में आपके हिट हो जाएगा। अगर आप जरा सा भी इसको लिख रहे हैं ना तो आपको याद आ जाएगा ऑप्शन देख के। क्वेश्चन ये है कि जो राज्यों को पुनर्गठन हो रहा है या राज्यों की सीमाएं बढ़ाई जाती हैं, घटाई जाती हैं, या राज्यों का नाम बदला जाता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत। कौन कर सकता है, किसके पास पावर होती है? देखिए राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति की सिग्नेचर बहुत जरूरी होती है, होता तो संसद के द्वारा है। कौन करेगा तो संसद ही करेगी, बट राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरी होती है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 3 याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आ जाता है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और राज्यों का नाम परिवर्तन, ये सब किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद नंबर 3 में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था आपको पता है? इसका कॉन्सेप्ट आया था यूएसए से। ये यूएसए में शुरू किया गया था कि लोगों को भलाई के लिए, मतलब कोई भी जनहित याचिका दायर करते जिससे सबका भला हो जाएगा। तो देखिए गंगा नदी के लिए शुरू की गई थी, एमसी मेहता बनाम भारत संघ था। इसको डायरेक्ट याद करिए, हम आपको बताते चले, आपको कुछ एक्स्ट्रा बता भी देते हैं जो आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं कि यूपीएससी में तो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ था।
इन्होंने एक केस फाइल किया था गंगा नदी की सफाई के लिए और उससे रिलेटेड। तो इनका था गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या, इसके द्वारा फिर आगे आप चल के देख रहे हैं नमामि गंगे, ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और गंगा जी की सफाई हो रही है। अच्छा, कुछ बात आपको बता देते हैं और एक्स्ट्रा जो आप याद कर लीजिए। एक है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस बनाम केरला सरकार था, बट आप पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी एक भी वर्ड याद है ना तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। केशवानंद भारती केस ये हुआ था 1973 में। इसमें क्या हुआ था, इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था केरला में, मतलब ये एक संत थे, कब्जा क्या कर लिया गया था कि उसको जरूरी काम के लिए भारत गवर्नमेंट को चाहिए था, तो लेकिन इन्होंने बोला कि ये तो हमारा संपत्ति का अधिकार है। 1973 तक आपको बता दें संपत्ति का अधिकार हमारा राइट, फंडामेंटल राइट होता था संपत्ति का अधिकार, बट इसी के बाद इस केस के बाद संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, आर्टिकल नंबर 300 के अंतर्गत शिफ्ट कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार आता कहाँ था, 19F में आता था पहले, अब इसको हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटाकर कहाँ पहुंचा दिया गया, 300 आर्टिकल में पहुंचा दिया गया, और अब ये संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो ये केशवानंद भारती केस है। इसके अंतर्गत एक तो ये हुआ, दूसरा ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आप संसद को बोला कि आप पूरे संविधान में आर्टिकल 368 का यूज करके कहीं भी चेंज कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना चाहिए मूल ढांचा जो है, मूल ढांचा, ये वर्ड याद रखिएगा, मूल ढांचा का सिद्धांत, मतलब मूल ढांचा जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसकी प्रकृति चेंज नहीं होनी चाहिए, प्रकृति बिल्कुल सेम होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और आप कहीं भी चेंज कर लें, उसी के चलते ये चेंज हो गया था। ठीक, अब एक केस और आपको बता दें, वो भी आप याद कर लीजिए, इसी के साथ साथ रिलेटेड, वो भी जमीन से रिलेटेड है। हुआ क्या था आपको पता है कि 1951 में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, 9 शेड्यूल का जोड़ा गया था, 9 शेड्यूल, उसमें क्या लैंड रिफॉर्म की बात की गई। तो जो भी एक इसका खास बात थी नवी अनुसूची की, जो भी मुद्दे नवी अनुसूची में जोड़ दिए जाएंगे उस पर कोर्ट न्यायिक पुनः अवलोकन नहीं कर सकती, यानी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनः अवलोकन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती थी जो भी नवी सूची में जोड़ दिए जाएंगे। और आगे चलकर 2007 में एक केस आता है कोहेलो केस, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, क्या नाम है, कोएल्हो केस, यहाँ ये है कोएल्हो केस, ये आया 2007 में। इसके बाद से 2007 के बाद से इसमें ये जजमेंट आया कोएल्हो केस में कि केशवानंद भारती केस, ये हुआ था करीब 24 अप्रैल 1973 को इसका फैसला आया था। तो इनमें फैसला सुनाया गया कोएल्हो में कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी सब्जेक्ट नवी शेड्यूल में जोड़े गए हैं उनका न्यायिक पुनः अवलोकन किया जा सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, उस पर कोर्ट फैसला ले सकती है, मतलब अपना डिसीजन ले सकती है, उसकी व्याख्या कर सकती है। क्योंकि होने क्या लगा था कि जब कोर्ट सब जगह फैसला दे रही थी, यहाँ तक कि इन्होंने फंडामेंटल राइट तक चेंज कर दिए थे, तो लोग क्या कर रहे थे कि कई सब्जेक्ट को नवी सूची में डाल दे रहे थे, जिससे कि उसमें कोर्ट उसमें फैसला ना सुना पाए। कई बार लैंड की ऐसे मामले आए जिनको किस में डाल दिया गया, नवी अनुसूची में डाल दिया गया कि कोर्ट से बच जाएंगे, वो उसमें न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2007 का एक केस आया, उसमें ये बोल दिया गया कि 1973 के बाद से, 24 अप्रैल खासकर डेट इंपॉर्टेंट है, 1973 के बाद से जो भी चीज़ उसमें डाली गई, जो भी सब्जेक्ट उसमें डाले गए, सबका न्यायिक पुनरावलोकन कर पाएगी कौन, अपनी सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो ये दोनों केस याद रखिएगा और धीरे धीरे हम आपको और भी केस बताते चलेंगे। जैसे एक है मेनका गांधी केस, यही मेनका गांधी जिनको आप जानते हैं, मेनका गांधी केस, ये हुआ था 1978 में। इनके साथ हुआ क्या था, ये एक बार विदेश जा रही थी, इनको रोक लिया गया था, तो इन्होंने फिर अपील की थी, तो निकल कर बात आई थी कि ट्रैवल, ऐसे तो इंडिया के अंदर ट्रैवल करने की आज़ादी आपको आर्टिकल 19 के अंदर मिल जाती, लेकिन विदेश में ट्रैवल करने की आज़ादी ये आपको मिली थी ये मेनका गांधी केस के द्वारा। राइट टू ट्रैवल फॉरेन, स्पेशली विदेशों में ट्रैवल की बात कर रहे हैं, और इसको फिर जोड़ दिया गया था कहाँ पर, स्पेसिफिकली बोला जाए आर्टिकल 21 के अंतर्गत जोड़ दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए राइट टू ट्रैवल भारत के अंदर किस में है, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए राइट टू ट्रैवल विदेशों में, राइट टू ट्रैवल अगर आप बोल दें हमारा अधिकार है, विदेश जा सकते हैं हम, तो आएगा आर्टिकल 21 के अंतर्गत, और ये मेनका गांधी केस के द्वारा उजागर हुआ था। इन्होंने जब इनको रोक लिया गया था, इनका पासपोर्ट रोक लिया गया था, तो इन्होंने जब केस फाइल किया था उसके अंतर्गत इन्होंने बोला था ये हमारा अधिकार है, हम घूम सकते हैं बाहर भी, ठीक है। तो ये फिर निकल के आया था कि इसको आर्टिकल 21 में फिर डाला गया था। तो ये सारी चीज़ आप याद कर लीजिएगा, मतलब लिखते जाइएगा, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। हम धीरे धीरे रिवाइज कराते रहेंगे। ऐसे देखिए 5 ही क्वेश्चन में, बट हम जैसा कि बोलते हैं, हम जो एक्सप्लेन करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिस वजह से थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, बट ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन की गिनती ना देखा करें, आप एक्सप्लेनेशन देखा करें और उनके पॉइंट्स जरूर नोट किया करें जो आपके फ्यूचर में काम आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860
में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। देखिए अपने यहाँ जो भारतीय दंड संहिता है ये 1960 में जो लॉर्ड मैकाले द्वारा लाई गई थी, इसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया हुआ है। तो पूछा है इनमें से आधारित किन देशों ने दंड संहिता पर उसी प्रारूप, कौन कौन से और देश हैं, क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने बहुत जगह कब्जा किया था तो लगभग सब जगह इनके सेम कानून थे। तो पूछ रहे हैं कौन कौन से और देश हैं जहां पर सेम उसी प्रारूप के आधार पर दंड संहिता बनाई गई है। सिंगापुर, ब्रुनई, श्रीलंका और नीचे आपके ऑप्शन दिए। तो आपको बता दें देखिए ये तीनों है, सिंगापुर, श्रीलंका, ब्रुनई। साथ ही साथ दो नाम और याद कर लीजिए, एक है बर्मा और दूसरा है मलेशिया। ठीक है, ये 5 जगह हैं जहां पर यही लॉर्ड मैकाले द्वारा जो संहिता बनाई गई थी उसी के प्रारूप पर बनाई गई है। ये यूं कह दीजिए भारतीय दंड संहिता के प्रारूप पर भी बनाई गई है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता इसी का मॉडिफाइड रूप था और बहुत से लोगों ने इसको फॉलो किया, भारतीय दंड संहिता को फॉलो किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही हो जाएगा। और दो नाम एक्स्ट्रा और आपको बता दिए हमने, बर्मा और मलेशिया, ये भी याद कर लीजिए, यहाँ की भी सेम टू सेम है लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया था 2007 में, तो वही पूछा गया। तो वही देखिए नीचे लिखा हुआ है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, एक कमीशन बनाया गया था। अच्छा, ऊपर ऑप्शन कंफ्यूजिंग करने वाले एक ये दिख रहा है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण समिति नहीं बनाई गई थी, एक पूरा आयोग तैयार किया गया था, नेशनल चाइल्ड राइट का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये बना था 2007 में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप से खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता जाता है? कूट करने का मतलब होता है अपना कोड चेंज कर देना, कोडिंग कर देना बार बार। मतलब आप देखते होंगे टीवी में, कई बार मूवी में आपने देखा होगा, वायरस क्या करता है, ऐसा वायरस होता है वो थोड़ा और ज़्यादा खतरनाक वायरस होता है। उसमें होता क्या है कि जैसे आप इसको कोड, ये एक वायरस कॉपी करेगा, अपने एक सिस्टम में कॉपी किया, उसके बाद इसकी कोडिंग चेंज हो जाएगी बहुत जल्दी, टाइम के साथ साथ कोड चेंज होता रहता है। आप देखते हैं कई बार होता है कि हर 1 मिनट में इसका कोड चेंज हो रहा है, तो कुछ ऐसा ही टाइप की चीज़ है। हर एक मिनट में ये कूट करता जाएगा, उसका कोड चेंज करता जाएगा और क्या करता है, एक लेयर कॉपी करती जाएगी वो चीज़ें और उसको संक्रमित कर देता है इस तरह सिस्टम को। तो इसको बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिक वायरस। सीधा सीधा याद कर लीजिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपको, और इसमें इतना डीप जा ही नहीं पाएंगे। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आपको पता होगा, अगर नहीं रिलेटेड तो आप सीधा इसको याद कर लीजिए। पॉलीमॉर्फिक वायरस इस तरह के वायरस को बोलते हैं जो कोडिंग करता जाता है हर 1 मिनट में बहुत जल्दी, मतलब कॉपी करेगा, कोडिंग कर देगा, नया कोड बनाएगा, फिर कॉपी करेगा, फिर नया कोड बना देगा, इस तरह काम करता है ये। ठीक, तो इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं था, स्वतंत्रता का अधिकार अभी हमने बात की, राइट टू फ्रीडम कहाँ पर आता है? आर्टिकल नंबर 19 में आता है, फंडामेंटल राइट के अंदर। इसके अंतर्गत 6 अधिकार आपको दिए गए हैं, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, ठीक है, और रहने का अधिकार, ये सारी चीज। तो पूछा गया इनमें से कौन सा निहित है? कोई भी पेशा करना, जी हाँ, अभी हमने बता दिया, व्यापार करने का अधिकार आपको आजादी है, 19 के अंदर आता है। कोई भी पेशा का व्यापार करने का अधिकार 19G के अंतर्गत आता है। भाषण की स्वतंत्रता 19A में ही आ जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19A में ही आ जाता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये तो राइट टू अनटचेबल थी, ये आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। धर्म का प्रचार एवं प्रसार, ये आता है आपका आर्टिकल 25 के अंदर आता है कि आप किसी भी चीज़ का, कोई भी धर्म मान सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ए और बी दोनों सही, ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन आ रहा था शेयर मार्केट से वो इंडिया से रिलेटेड आ रहा है, अब क्या बोला है, विदेशी कंपनियों के शेयर खरीदना है। तो हमें कैसी क्या करना होगा? तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं हम, एक ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद आती है, ठीक है, इंडिया की। तो आप डीमैट अकाउंट बनाते थे जिसको CDSL देखता है, ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी देखते हैं। लेकिन जो अगर आप विदेशी कंपनी में खाता खोलने जा रहे हो तो इसके लिए होता है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद होती है, मतलब आप उसको अकाउंट खोलेंगे तो इसको एक ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद करके एक ऑप्शन आएगा, इसके थ्रू ये इसके थ्रू आप खोल सकते हैं कि आप विदेशी कंपनियों में पैसा लगाएं और विदेशी शेयर खरीदें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है जो वर्ष 2016 में इसलिए खबरों में आई कि उसके गुप्त हथियार तंत्र से जुड़ी जानकारी उद्घाटित हो गई है? तो 2016 का मतलब क्वेश्चन उस समय करंट अफेयर क्वेश्चन था कि एक पनडुब्बी थी
जो कि फ्रांस के सहयोग से बन रही थी, और उसके जो सीक्रेट जो वेपन सिस्टम था वो लीक हो गया था। तो ये थी आपकी स्कॉर्पियन सबमरीन, ये लीक हो गई थी। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन हम और बताना चाहेंगे। अभी अभी क्या हुआ है, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत ये क्या है, ये है एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये याद रखिएगा आप, एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। इसको अभी अभी कमीशन कर दिया गया भारत की नेवी के लिए, 2022 में पूरी तरह से सौंप दिया जाएगा भारत को। इसका ट्रायल हो चुका है, सक्सेसफुल ट्रायल हुआ, अभी मोदी जी ने कमेंट भी की थी। अभी लेटेस्ट हुआ है आईएनएस विक्रांत, और इसकी खास बात क्या है, ये इंडिजिनस है, मतलब पूरी तरह से भारत द्वारा निर्मित है आईएनएस विक्रांत। एयरक्राफ्ट कैरियर आपको बता दें, मुश्किल से 5 देशों ने, दुनिया के 5 देशों में जिन्होंने खुद बनाए हैं, तो उसकी उस लिस्ट में आ गया भारत। पहला, ये भारत का पहला इंडिजिनस यानी कि पूरी तरह भारत के द्वारा मेड इन इंडिया है आईएनएस विक्रांत, एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप देखते होंगे कि मूवी में देखा होगा आपने कि पानी के अंदर एक बहुत बड़ी जहाज है पानी के अंदर, और उसमें आके एरोप्लेन लैंड हो जा रहा है, बहुत सारे सेना के एरोप्लेन लैंड होते हैं। आपने अगर हॉलीवुड मूवी देखते हैं देखते होंगे, तो वो जो पानी वाला जहाज था ना जिसमें बहुत सारे एयरप्लेन लैंड हो जा रहे हैं, उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। इससे क्या होता है, फाइट करने के लिए आपके पास बिल्कुल पास में आपके पास एयरक्राफ्ट रहते हैं, और वहां से सीधा आप उड़ान ले सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, आईएनएस विक्रांत। इसके पहले हमारे पास आईएनएस विक्रमादित्य था। कौन सा था, विक्रमादित्य, जो कि हमने रशिया से लिया था, वो भी बहुत बड़ा है, बट अब हमने खुद का बना लिया आईएनएस विक्रांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, अरे नहीं ये तो बर्बाद कर देगा, कार्बन हमको कमी करनी है। आपने देखा होगा हमारा 2030 का टारगेट है कि हमको 37% कार्बन कम करना है, ठीक है, कितना 37.5% का टारगेट है 2030 तक का। वनोन्मूलन, ये भी पूरी तरह से गलत है। वनोन्मूलन का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, इसको ये मत समझ लीजिएगा वन बढ़ाना है, इसका मतलब वनोन्मूलन का मतलब होता है कि डिफॉरेस्टेशन, वन को कम करना। तो ऐसा तो कर ही नहीं सकते, बेकार हो जाएगा। अविकसित देशों को कम सेवाएं, बिल्कुल साफ साफ पता चला है नैतिक मूल्य के खिलाफ है। फोर्थ, औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। जी हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम दीर्घकालिक विकास की तरफ बढ़ेंगे और विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकते हैं। औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, और आधारभूत संरचना संबंधी विकास, जो बेसिक फंडामेंटल है उनमें हमको विकास करना है, जो बेसिक फंडा को चेंज करते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कोमागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया? ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ाया भी था। मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम पढ़ा रहे थे, कोमागाटामारू इंसिडेंस नाम से जाना जाता है इसको। एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, एक जापानी जहाज था, शिप था, जिसमें करीब 376 लोग थे, और ये चला था हांगकांग, चीन से चला हुआ था, हांगकांग से चलता है, और ये पहुंचा जाके कनाडा, हाँ कनाडा पहुंचता है, और कनाडा में इसमें से लोगों को उतरने के लिए मना कर दिया जाता है। मात्र 24 लोग को उतरने दिया जाता है और बाकी सब लोग को वापस कर दिया जाता है। और 1914 की बात करें तो आप समझ सकते हैं वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने जा रही थी। तो ये जब जहाज वापस आता है भारत में पहुंचता है वेस्ट बंगाल, वहाँ बजबज नाम का एक पोर्ट है, वहाँ पर पहुंचता है वेस्ट बंगाल में भारत में। वहाँ पर अंग्रेजों ने, उस समय तो अंग्रेजों को कब्जा हुआ करता, तो अंग्रेजों ने भी उतरने से मना कर दिया और इन पर फायरिंग कर दी, और करीब करीब कहते हैं 20 लोग मारे भी गए थे, ठीक है। तो इस वजह से ये इंसिडेंट जाना जाता है कि मतलब कितना भेदभाव हो रहा था। और करीब आपको बता दें इसमें मोस्टली जो थे सिख थे, ठीक है, मोस्टली सिख थे, और कुछ ब्रिटिशर्स भी थे। तो कुछ इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है कि कनाडा में ही 1914 में गदर पार्टी की स्थापना आपको देखने को मिल जाती है। वो इसी इंसिडेंस का एक कह सकते हैं इफेक्ट था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा ने। किस देश ने जापानी स्टीमर को प्रवेश करने के लिए मना कर दिया? कनाडा ने मना कर दिया था। कनाडा ने मना कर दिया, फिर जब वो भारत आता है तो वेस्ट बंगाल में उनके लिए गोलियां चला देते हैं, अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, करीब 20 लोग मारे जाते हैं और बहुत से लोग घायल होते हैं। और फिर इस इंसिडेंट से आगे चलकर हमारी गदर पार्टी की स्थापना होती है। आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना के लिए मेन कौन कौन लोग जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, इतना ही क्वेश्चन आज करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको बता देते हैं, इसको एक्सप्लेन कल कर देंगे। वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। एक्सप्लेनेशन इसका हम कल कर देंगे, यहीं से कल की क्लास की शुरुआत कर देंगे। आज की क्लास काफ़ी लेंदी हो रही है, तो आप बताइएगा क्लास आज की कैसी लगी आपको, हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, वीडियो हम ऐसे ही बनाते रहें या क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाएं। वैसे तो हमारा मानना है आपके पास सफिशिएंट टाइम है, हम ऐसे भी चलेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इवन टॉपिक्स बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।